डाइजेशन हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैलोरिक वैल्यूज़। कैलोरिक वैल्यूज़ एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ में दे रखी है जो येलो कलर से बना हुआ है। उसी पैराग्राफ को मैंने सिंप्लीफाई यहाँ किया है और आपको मैं इधर ये समझाऊंगी कि किस तरीके से कैलोरी वैल्यू निकाली जाती हैं। तो कैलोरिक वैल्यूज़ होती क्या हैं? जब 1 ग्राम फूड का कंप्लीट कंबशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं कैलोरिक वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू। सो द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड, यानी कि जितने अमाउंट हीट लिबरेट होता है किससे? कंप्लीट कंबशन से 1 ग्राम ऑफ फूड, यानी 1 ग्राम फूड के कंप्लीट कंबशन से जो एनर्जी या हीट लिबरेट होती है उसको हम कहते हैं कैलोरिक वैल्यू। अभी जो कैलोरिक वैल्यू है ये 2 तरीके से मेजर की जाती हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। ये तो पहली हो गई। एंड द सेकेंड वन इज फिजियोलॉजिक वैल्यू। अब इनको किस तरीके से देखा जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है? जब 1 ग्राम फूड को, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, क्लोज्ड चैम्बर में उसका कंबशन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उससे जो हीट लिबरेट होती है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस एनर्जी वैल्यू। यानी कि एक क्लोज्ड चैम्बर है, एक क्लोज्ड मेटालिक चैम्बर है, इस क्लोज मेटालिक चैम्बर को बॉम्ब कैलोरीमीटर बोला जाता है, इसमें ऑक्सीजन भरी हुई है। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, हम सभी की वैल्यूज को काउंट कर सकते हैं। इनका जो कंप्लीट कंबशन होता है और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी वैल्यू को ही हम बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। फाइन, नेक्स्ट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड। द एक्चुअल अमाउंट इज कि ये ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, दिस वैल्यू इज नोन एज फिजियोलॉजिक वैल्यू। इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजिक वैल्यू बोलेंगे। सो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड, दोनों ही केस में यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ फूड लिया गया है, इज द फिजियोलॉजिक वैल्यू और पीवी ऑफ द फूड, उसको कहते हैं हम पीवी ऑफ द फूड। तो ये कैसे इवैल्यूएट की जाते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है दैट इज 4.1 और वहीं उसकी जो फिजियोलॉजिक वैल्यू है दैट इज 4। सभी वैल्यूज को किलो कैलोरी पर ग्राम में मेजर किया गया है। किलो कैलोरी में क्यों किया गया है? क्योंकि कैलोरी एनर्जी की यूनिट है, तो किलो कैलोरी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी और 1 ग्राम के हिसाब से मेजर की जा रही है, इसीलिए पर ग्राम। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट्स की। फैट्स की जब हम GCV देखते हैं, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू देखते हैं, दैट इज 9.45। वहीं उसकी फिजियोलॉजिक वैल्यू जो देखी जाती है दैट इज 9। सो हियर 9.45 एंड 9। अब बचे प्रोटीन। प्रोटीन की जो वैल्यू है दैट इज GCV, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, दैट इज 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम और वहीं उसकी PV है 4। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कैलोरिक वैल्यूज के बारे में। कैलोरिक वैल्यूज क्या होती हैं? 1 ग्राम फूड के टूटने से जो एनर्जी रिलीज होती है, चाहे वो किसी ह्यूमन की बॉडी में हो या फिर एक बॉम्ब कैलोरीमीटर में हो, उसको कैलोरिक वैल्यू बोला जाता है। अगर कोई चैम्बर क्लोज्ड है, उसमें ऑक्सीजन भरी है और वहाँ पे 1 ग्राम फूड टूट रहा है तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। अगर यही चीज ह्यूमन बॉडी में होती है तो हम उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिक वैल्यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, यानी कि जो हमने खाया है वो डाइजेस्ट हो चुका है, वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो चुका है। अब उसका डाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट अब यहाँ पे डाइजेस्ट होने के बाद एलिमेंट्री कैनाल में जो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं वो किस प्रकार से हमारे ब्लड में जाएंगे,
लिम्फ में जाएंगे और हम उनको यूटिलाइज कर पाएंगे, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। So what is absorption? Absorption is the process in which the end product of digestion passes through the intestinal mucosa and finally it reaches to the blood or lymph. So the absorption is the process by which the end product of digestion. What is end product? For example glucose, for example amino acid, for example fats, ये सभी क्या हैं? End products हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? Passes, यानी कि पास हो रहे हैं। किससे पास हो रहे हैं? इंटेस्टिनल म्यूकोसा यानी कि इंटेस्टाइन की लाइनिंग से पास हो रहे हैं और कहाँ अल्टीमेटली जा रहे हैं? ब्लड में, और ब्लड इनको ट्रांसपोर्ट कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट होना। इट इज कैरिड आउट बाय पैसिव, एक्टिव और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, यानी कि ये 3 प्रोसेस से किया जा रहा है। पहला पैसिव, दूसरा एक्टिव एंड तीसरा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब यहां इंपॉर्टेंट बात शुरू हो जाती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड क्या है? सिंपल शुगर, जिसमें ग्लूकोज आ गया, गैलेक्टोज या फ्रक्टोज आ जाते हैं, ये है सिंपल शुगर। तो हम क्या बोल रहे हैं? स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड आयंस आर जनरली एब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ अमाउंट में ग्लूकोज, वहां पे मेंशन्ड है स्मॉल अमाउंट, तो इस लाइन पे हमें विशेष ध्यान देना है कि कुछ अमाउंट ग्लूकोज का, कुछ अमाउंट अमाइनो एसिड का और कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे क्लोराइड सिंपल डिफ्यूजन से पास हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं लगती है। द पैसेज of these substances into the blood depends upon the concentration gradient, यानी कि इनका पास होना निर्भर करता है concentration gradient पे। जब शब्द आ जाए concentration gradient, इसका मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि concentration में डिफरेंस है तभी तो चीजें मूव करेंगी, हायर टू लोअर और लोअर टू हायर। तो यानी कि कॉन्सेंट्रेशन में अंतर है, चीजों का मूवमेंट तभी होता है। हाउएवर सम ऑफ द सब्सटेंस लाइक फ्रक्टोज एंड सम अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयन, यानी कि कुछ फ्रक्टोज, कुछ अमाइनो एसिड किसकी सहायता से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? कैरियर आयन की सहायता से, यानी कि Na पॉजिटिव की सहायता से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। इस मैकेनिज्म को क्या बोला जा रहा है? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। पानी का पास होना उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे निर्भर करता है कि कहीं अगर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो पानी हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव कर जाएगा। इसको भी हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हैंस रिक्वायर एनर्जी। इंपॉर्टेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी लेगा और फिर ही ट्रांसपोर्ट करेगा, बिना एनर्जी कंज्यूम किए ये ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। कुछ न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड बाय दिस मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज की बात हमने पहले भी की है कि ग्लूकोज सिंपल डिफ्यूजन से भी डिफ्यूज होता है, बट यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से भी इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, अमाइनो एसिड का भी और सोडियम आयन का भी। अब इसको थोड़ा सा अगर समझें तो किस तरीके से समझेंगे इन ट्रांसपोर्टेशन को? सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट से जो हमें एंड प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद हमें जो मिल रहा है दैट इज एंड प्रोडक्ट। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन क्या है। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन जैसे ग्लूकोज,
फ्रक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज डाइजेशन, सॉरी एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन। तो जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो हमें मिलते हैं अमाइनो एसिड्स। उसी प्रकार से जब फैट्स का डाइजेशन हो जाता है तो एंड प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे मोनोग्लिसराइड्स। क्या मिलेंगे? पहली चीज मोनोग्लिसराइड्स, दूसरा फैटी एसिड्स एंड थर्ड इज ग्लाइसरॉल। तो यानी कि ये एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन हमें मिला। अब हमने क्या पढ़ा अभी कि ये अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल डिफ्यूजन की। सबसे पहले बात की जाएगी सिंपल डिफ्यूजन की, या सिंपल डिफ्यूजन को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? सिंपल डिफ्यूजन को हम पैसिव ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है? कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। हमने पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या पढ़ा था? हमने पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में ये पढ़ा था कि कोई भी चीज अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है, और दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाती है। अलोंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे किसी सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सो होगा क्या यहाँ पे? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए चले जाएंगे। कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स थे? ग्लूकोज, सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, सम अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड एंड क्लोराइड। तो क्या क्या था यहाँ पे? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड Cl नेगेटिव आयंस। ये सिंपल डिफ्यूजन से डिफ्यूज हो जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे एनर्जी नहीं लगती है, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है और मॉलिक्यूल का मूवमेंट हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है आसानी से। नेक्स्ट टाइप का जो ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा है दैट इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन में अंतर क्या है और सिमिलैरिटी क्या है, इन बातों पे हमें ध्यान देना है। इनमें सिमिलैरिटी ये है कि मान लीजिए ये कोई मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल्स को मूव करना है, तो यहाँ पे ग्रेडियंट ज़्यादा है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस का मूवमेंट होगा। बट यहां पे ये तो हो गई सिमिलैरिटी, हायर टू लोअर हो गई सिमिलैरिटी। मेम्ब्रेन के अक्रॉस जा रहे हैं, ये भी मान लेते हैं एक सिमिलैरिटी है। बट डिसिमिलैरिटी क्या है कि यहां पे किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी। बट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन में नाम से पता चल रहा है किसी ना किसी की सुविधा चाहिए, यानी कि कोई ना कोई फैसिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए तभी ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जिस फैसिलिटी के साथ होता है उसको हम कहते हैं कैरियर आयंस। इनको हम क्या बोल सकते हैं? कैरियर आयंस, या हम इनको बोल सकते हैं कैरियर प्रोटीन्स। क्या बोल सकते हैं इनको? कैरियर प्रोटीन। तो इनको नाम ऐसा क्यों दिया है कैरियर? इनको नाम इसीलिए कैरियर दिया है क्योंकि कैरी करेंगे। किसको कैरी करेंगे? यहाँ के मॉलिक्यूल्स को कैरी करके यहाँ पहुँचाएंगे, और जब ये पहुँचा देंगे तो यहाँ से यहाँ मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। बट यहाँ पे सहायता किसकी होगी? सहायता होगी इस कैरियर आयन की या इस कैरियर प्रोटीन की। तो जहाँ जहाँ से भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वहाँ पे हर जगह मौजूद हैं कैरियर प्रोटीन।
जब हम सेल टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होते हैं। वही प्रोटीन कैरियर प्रोटीन होते हैं, या वही प्रोटीन के साथ असिस्ट करते हैं यहाँ पे कैरियर आयंस, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। सो इन द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन, द ट्रांसपोर्ट अकर्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन with the help of the carrier protein or with the help of carrier ions. That's why we can call it facilitated transportation. Here also energy is not required. यहाँ पे भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखने वाली यही चीज है, और यही इनमें सिमिलैरिटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की। एक और चीज, जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन है उससे कौन से मॉलिक्यूल पास होते हैं? फ्रक्टोज। यहाँ पे मान लीजिए ये फ्रक्टोज है, कुछ अमाउंट अमाइनो एसिड, तो यहाँ पे दिस इज फ्रक्टोज, और फॉर एग्जांपल दिस इज अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन की सहायता से होता है। थर्ड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थर्ड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा अलग यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो है, बट एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन लोअर है, दूसरी तरफ हायर है। ये हर चीज में ऐसा है, बट यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है वो लोअर टू हायर होता है। देयर इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर हायर concentration, and here energy is required. एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में ATP या एनर्जी की सहायता होगी तभी ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है कि इन द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन देयर इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि यहाँ पे ग्रेडियंट जो है अगेंस्ट है, यानी कि लोअर टू हायर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, और जब भी ऐसा होगा तो एनर्जी लगेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा तो उनमें भी यहाँ पे सहायता लगेगी, किसकी सहायता लगेगी? यहाँ पे भी प्रोटीन्स की। तो हमने तीनों टाइप के ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिए हैं। एक इंपॉर्टेंट बात रह गई है रिलेटेड टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, यानी कि पानी में कुछ मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो जाते हैं और डिसॉल्व होके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं, बट यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या बोलेंगे? द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि किस तरीके से डिफरेंट सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में जो मूवमेंट हो रहा था वो हो रहा था ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स का, यानी कि जितने भी बचे थे, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कम बचे होंगे, अब वो जितने भी कम बचे थे उनको कम से ज्यादा की तरफ लेके जाने वाला ट्रांसपोर्ट कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन।